न्यूक्लियोफिलिक उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पूरा पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्केन की जब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो वहां पर कुछ जगह आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रोल वहां पर मिलेगा। कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तो मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो देखो इसका नाम ही लिखा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का रोल होगा। अब इलेक्ट्रॉन रिचनेस कैसे पता करते हैं, या तो उसके पास लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज करेक्ट क्या होगा, उसके पास लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा, उसका रोल है। कैसे रोल है आइए इसको समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन में एक स्पीशीज होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट में बिगड़ा हुआ औलाद प्रेजेंट है। सबस्ट्रेट में क्या प्रेजेंट है, बिगड़ा हुआ औलाद। वो जब भी घर छोड़ेगा हमेशा अटैची भर के निकलेगा, शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो सबस्ट्रेट एक स्पीशीज होगा जिसमें कि जो एल है बेसिकली इसे लीविंग ग्रुप बोलते हैं। जब लीव करेगा तो हमेशा शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो मतलब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। एक इलेक्ट्रॉन रिच से तो आपने उसको जाना। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच के बारे में बात करें, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे में, तो यहां पर फिलहाल मैंने नेगेटिवली चार्ज ले रखा है। तो न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच, एक इलेक्ट्रॉन रिच ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच ये। क्या होगा, जब ये यहां पर जाएगा तो ये लीव कर जाएगा, ये है ना। जब यहां पर पहुंचेगा तो लीव कर जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच यानी लीविंग ग्रुप का निकलना हो रहा है। किसके द्वारा, लीविंग ग्रुप का निकलना हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के। एक इलेक्ट्रॉन रिच का निकलना, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तो लीविंग ग्रुप निकलेगा, उसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। लीविंग ग्रुप का निकलना हो रहा है न्यूक्लियोफाइल दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के द्वारा, तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने देखा, ये बेसिकली क्या ट्रेलर है। जब हम मूवी देखते हैं तो ट्रेलर, ये ट्रेलर है। अब इसमें लीविंग ग्रुप कैसे निकलेगा, है ना, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, कैसे प्रोडक्ट का बनना होगा, वो पूरी एक मिस्ट्री है ना। तो उस मिस्ट्री को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। बात क्लियर है, तो वो मिस्ट्री क्या है, देखिए कितने तरीके से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पढ़ेंगे, उसके बारे में जाए। जो एसएन रिएक्शन है कितने तरीके से है, आइए उसके बारे में। पहला तरीका यहां पर SN2, दूसरा SN1, इसके बाद तीसरा SNI। ब्रॉडली ये दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं, बट इसके अलावा भी होगा, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी एक कैटेगरी है जिसमें की रोल है वो SNI। इसके बाद SNNGP और लास्ट है SNAE, है ना, SNAE। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, लेकिन दो इसके जो मेन है ना। तो पहले हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर इसके बाद इनके बारे में SNI क्या होता है, SNNGP क्या होता है, SNAE क्या होता है। एक स्पेशल कैटेगरी है ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक स्पेशल कैटेगरी जिसको SNI या SNNGP या SNAE बोल दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 SN1, मतलब यही रिएक्शन अगर SN2 मेथड में होगी तो कैसी होगी, SN1 रिएक्शन में होगी तो कैसा होगा, ये कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इसमें प्रोडक्ट कैसा बनेगा, स्टीरियो स्पेसिंग, बहुत सारी बातें हैं ना। तो पहले हम लोग SN2 रिएक्शन इंटरेक्ट किया, न्यूक्लियोफाइल ने सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट किया। तो इसमें क्या होगा, लीविंग ग्रुप जिधर से निकल रहा है उसके ठीक रियर साइड से, लीविंग ग्रुप जिधर से निकल रहा है उसके ठीक रियर साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो इस तरीके से प्रोडक्ट का बनना होगा। इसके मैकेनिज्म के बारे में बात किया जाए, है ना, इसके मैकेनिज्म किस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी। तो इसमें किस तरीके की इंटरमीडिएट तो बनता नहीं, एक हाइपोथेटिकल स्टेट होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से देखिए, X और Y से अटैच है, जो जैसे अटैच जिसको वो एज इट इज अटैच कर दीजिए, ठीक है। इसमें
न्यूक्लियोफाइल का अटैक, मैट्रिक्स वाइज न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, है ना। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि जब ये शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो बीच में एक हाइपोथेटिकल स्टेट बनती है। वो हाइपोथेटिकल स्टेट क्या है, आइए उसके बारे में समझते हैं। अभी क्या है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ 100%। यहां पर अगर बॉन्ड प्रेजेंट, इसकी स्ट्रेंथ क्या 100% है। बात क्लियर है। और न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, 0। बॉन्ड ही नहीं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, 0 होगा। जब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करना स्टार्ट करता तो होता क्या, उसके बारे में समझते हैं। बताइए, इस कार्बन का एब्रेसिव स्टेट क्या है, यहाँ पर sp3 इसका एब्रेसिव स्टेट है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करना स्टार्ट होता है तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ग्रेजुअली वीकेन होना स्टार्ट होता है। ग्रेजुअली ये वाला बॉन्ड वीकेन होना स्टार्ट हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हुआ। पहले इस पर नेगेटिव चार्ज 0 था, पोलैरिटी इस पर बढ़ना स्टार्ट हुई, 0% नहीं है, यानी बॉन्ड वीकेन होना स्टार्ट हुआ। और साथ में इसमें x और y कुछ इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया। sp3 हाइब्रिडाइज, जो TS होता है, TS में इस कार्बन का एब्रेसिव स्टेट क्या हो जाता है, sp2। sp3 कन्वर्टेड इनटू sp2। sp2 हुआ तो क्या होगा, अभी यहां पर ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बताइए कैसे हो रहा है। यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पर क्या हुआ, ये जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल था, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका होता है, इसका लूप एक लार्ज होता है, दूसरा स्मॉल होता है। अभी क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित धीरे धीरे, चूंकि ये बॉन्ड लीव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निश्चित धीरे धीरे इधर आना स्टार्ट हुआ, इधर आना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। यानी पहले 100% इलेक्ट्रॉन, 100 के बाद 90, 90 के बाद 80, 70, 60, जैसे 50% हुआ तो अब क्या हुआ, ऐसा होगा। और ये वाला लूप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, ये प्योर p ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, प्योर p ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। और इसका एब्रेसिव स्टेट क्या हो गया, sp2। जस्ट एक हाइपोथेटिकल स्टेट है ना। इसके बाद क्या होगा, यानी यहां पर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ 50% वीकन हो चुकी, 50% वीकन हो चुकी। अब इस पर पहुंच चुकी, शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ऑब्वियसली बात, उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल ये वेट नहीं करेगा कि जब इस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाए तब इस पर अटैक करे। जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये कि इस पे पॉजिटिव चार्ज बेसिकली रह ही नहीं पाता, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता जाता है ना। मतलब यहां पर चार्जेस यहां पर शो होंगे। यहां पर सपोज दैट 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि अब यहां पर नेट 1 नेगेटिव चार्ज होकर 90 यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो केस जिसपे कि 50% नेगेटिव चार्ज है तो 50% इस पे भी नेगेटिव चार्ज रहा, है ना। 50% यहां पर है, 50 इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ 50%, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ 50% फॉर्म हुआ, ये 50% वीकेन हुआ है, दोनों की स्ट्रेंथ 50% है। इसके बाद क्या होगा, इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। जब ये कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ऐसा स्टेट जो कि हाइपोथेटिकल बॉन्ड है, जस्ट बता रहा है कि बॉन्ड कैसे वीकेन हो रहा है, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट ऐसा स्टेट है जिसमें कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का जो चार्ज होगा वो इक्वल चार्ज होगा। 50% इस पे नेगेटिव चार्ज, 50% ये। अब इस पे क्या होगा, ये 40, फिर 30, ये 40 होगा तो 60 होगा, 30 होगा तो 70 होगा, 20 होगा तो 80 होगा, 10 होगा तो 90 होगा, 0 होगा तो 100% बॉन्ड का फॉर्मेशन। जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है ठीक उसके अपोजिट साइड से। मतलब क्या हुआ कि अगर ये तीन ऐसे आप सपोज करो कि ये एक्स वाई है और नीचे ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है इसमें आर ग्रुप, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल बेसिकली कैसे अप्रोच करा, ये लिविंग ग्रुप, देखो इधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा और ठीक रियर साइड से, यानी ऐसे आप समझ सकते हैं ये तो तीनों प्लेन में होंगे और लिविंग ग्रुप इधर से निकल रहा और रियर साइड से ये अप्रोच करना स्टार्ट होगा। जब ये लीव कर जाएगा, लीव करना इसके बाद ये अप्रोच कर जाए तो फिर से इसका एब्रेसिव स्टेट क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, प्लेनर से नॉन प्लेनर। तो एक हाइपोथेटिकल स्टेट था, हाइपोथेटिकल स्टेट से ऐसा हो जाएगा और अब से प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। जहां पर लीविंग ग्रुप अटैच था, जहां पर लीविंग ग्रुप के प्लेस पे उसके जस्ट अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल आ गया
और बाकी जो जैसे इस पर अटैच थे वो अटैच कर दीजिए। ये एक्स था, वाई था, और यहां पे आर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर था उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आर इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो एस में जाएगा, और एस होगा तो आर में जाएगा। बात क्लियर है? अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर एस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इन्वर्ट कर जाएगा। जब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जो आर वाला था 100% एस में गया या एस वाला आर में, इसे वेल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं, वेल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब जिधर कोई चीज जुड़ के ठीक अपोजिट साइड जुड़ गई तो इसको जुड़ने को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो वेल्डेन इन्वर्जन बोला जाएगा। प्रोडक्ट कैसा हो गया, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया, बिकॉज यहां पर केवल एक ही प्रोडक्ट बनना है और स्पेसिफिकली बोला जाए क्योंकि रियर साइड अपोजिट से जाएगा तो हमेशा फिक्स्ड है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसका अपोजिट होगा। तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, हमेशा इन्वर्टेड मिलेगा, हमेशा इन्वर्टेड मिलेगा, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया। इसका हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में रिएक्शन प्रोग्रेस दिखा दें एक स्टेप पे, और दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी। एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस दिखाना है और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी दिखाना है। क्लियर है? अभी इसमें क्या होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहां पर बॉन्ड है, 100% बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड को वीकन करना है। जब वीकन करना है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आना, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पर जब पॉजिटिव चार्ज यहां पर नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज होगी, न्यूक्लियोफाइल से न्यूट्रलाइज होगा तो वहां पर एनर्जी निकलेगी। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर ये 100% स्ट्रेंथ, इसकी 0% स्ट्रेंथ। बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस केस में एनर्जी इवॉल्व होगी। तो चूंकि 100% स्ट्रेंथ एनर्जी चाहिए है इसमें, तो एनर्जी चाहिए, ये रीजन है कि पहले ग्राफ क्या होगा, ऊपर गया। ठीक है? और एक मिनिमम, हर एक रिएक्टिंग स्पीसीज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ 50%, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं 50% करनी है। तो 50% इससे करनी है। इसके बाद क्या, चूंकि डोमिनेटिंग फैक्टर ये वाला था, बॉन्ड बनने लगेगा, बॉन्ड बनने लगेगा तो एनर्जी से इवॉल्व होने लगेगी। यानी यहां पर क्या है, यहां पर टीएस है। कौन सा टीएस है, ये वाला टीएस जो लिखा हुआ है, ये टीएस यहाँ हुआ। और इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, बीई, बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि इधर एनर्जी रिक्वायर। इसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और बॉन्ड का सपोज डेट यहाँ पे आ गया, सपोज डेट ऐसा हो गया, प्रोडक्ट यहां पर बन गया। तो पूछा जाए ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, इस वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या टीएस का फॉर्मेशन हो रहा है और इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। बात क्लियर है? अब बात आई, हम लोग काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक्स क्या बोलती है, काइनेटिक्स ये बोलती है, काइनेटिक्स देखो, काइनेटिक्स में उन्हीं रिएक्शन का स्टडी किया जा सकता है जो मॉडरेट, जिनका स्पीड क्या है, मॉडरेट हो। एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं किया, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन का रेट डिटरमाइन किया नहीं जाता। तो अगर इस रिएक्शन के बारे में बात किया जाए, इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये हुआ। ये तो इसमें रेट की डिपेंडेंसी किस पे है, जो रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी किस पे है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी चूंकि स्लो, एक ही स्टेप है तो वही स्लो स्टेप आप बोल सकते हैं। इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज और न्यूक्लियोफाइल, यानी कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। यही रीजन है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, स्लो स्टेप में दो स्पीसीज के इन्वॉल्वमेंट से इसे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। बात क्लियर है? इसमें अगर रेट आर है तो आर हटाए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बात क्लियर है? तो रेट की डिपेंडेंसी किस पे है,
न्यूक्लियोफाइल और किसी का भी कॉन्सिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए इसके बारे में समझते हैं, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए इसमें जो SN2 रिएक्शन होती है ना, वो वन स्टेप प्रोसेस होता है। कैसा होता है? वन स्टेप प्रोसेस होता है। मतलब डालो निकालो, वन स्टेप प्रोसेस ये हुआ। रिएक्टेंट डाला, प्रोडक्ट निकला, रिएक्टेंट डाला, प्रोडक्ट निकला। बात क्लियर है? तो ये वन स्टेप प्रोसेस होता है, डालो निकालो। इसके बाद इसमें एक खास बात है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इसमें कोई इंटरमीडिएट मतलब नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोटा में हैं और कोटा से आप दिल्ली जाना चाहते हैं, है ना, तो आपने क्या किया? ट्रेन, आपने कई सारे तरीके हैं, उनमें से आपने क्या किया? ट्रेन आपने ऑप्ट किया। ट्रेन से आपको जर्नी करनी है। जर्नी करने बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ट्रेन आपने ऑप्ट किया। अब ट्रेन में भी आपने क्या किया? राजधानी ऑप्ट किया, है ना। यानी कि ऐसी ट्रेन आप बोल सकते हैं जो नॉन स्टॉप सीधे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रुकेगी। आपने वैसा लिया तो आप यहाँ कोटा में बोर्ड करेंगे और डीबोर्डिंग कहां पे होगी? न्यू दिल्ली। बीच में तो कहीं रुकना है, नॉन स्टॉप। तो बिल्कुल यही चीज है इसमें कोई बीच में किसी भी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी नहीं, सीधे नई दिल्ली। मतलब बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधे का सीधे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट डाला, प्रोडक्ट मिला, रिएक्टेंट डाला, प्रोडक्ट मिला। इसलिए बोलते हैं नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तीसरा है TS, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट का बनना होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है ये बात करते हैं हम लोग। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में बेसिकली डिफरेंस क्या, उसके बारे में जाइए। देखिए इंटरमीडिएट जो होता है वो रियलिस्टिक होता है। इंटरमीडिएट जो होता है वो रियलिस्टिक होता है। सर्टेन कंडीशन अप्लाई करके उसको हम लोग आइसोलेट करा सकते हैं। जो इंटरमीडिएट होता है रियलिस्टिक होता है। लो टेम्परेचर कर दिया, प्रेशर बहुत लो कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? वो आइसोलेट किया कराया जा सकता है। लेकिन जो TS है ना, ट्रांजिशन स्टेट जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे आइसोलेट, ये हाइपोथेटिकल है बेसिकली। जो TS है ये क्या है? हाइपोथेटिकल। मतलब क्या हुआ? जैसे भूत, इसको बोल सकते हैं, बोला जाए उस कमरे में भूत है, तो भूत तो दिखता नहीं है ना, आपका वहम है। बिल्कुल वही चीज किसी रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल स्टेज के बीच में इस तरीके से ऐसा हो रहा होगा, देन इसके बाद इस तरीके प्रोडक्ट बनना होगा। जबकि ट्रांजिशन स्टेट क्या है? जबकि इंटरमीडिएट क्या? रियलिस्टिक होता है। उससे सर्टेन कंडीशन, मतलब जो ट्रेन जा रही है अगर बीच में कहीं रुक गई, है ना, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कहीं रुकी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब रुके, यहां से आप गए, माधवपुर आएगा, गंगानगर आएगा, भरतपुर आएगा, इसके बाद मथुरा आएगा, है ना, फिर इसके बाद आगे आप जाएंगे तो गाजियाबाद आएगा, गाजियाबाद के बाद दिल्ली आएगा। तो बहुत सारे स्टेशन है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस स्टेशन पे कहीं रुकी नहीं, नॉन स्टॉप गई। आप सोच रहे थे कि अगर गाजियाबाद रुक जाए या आनंद विहार रुक जाए तो वहां पर डिवोर्ट कर जाएंगे, लेकिन वहां पर रुकेगी नहीं ट्रेन। तो कहने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट इज जस्ट हाइपोथेटिकल स्टेट। मतलब एक फॉरकास्टिंग है कि इस तरीके से, एक प्रोडिक्शन है बेसिकली कि इस तरीके से बीच में ऐसा प्रोडक्ट बनना होगा, बट एक्चुअल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, हाइपोथेटिकल है। इसके बाद जो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स ये बोलता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में जिन स्पीशीज का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं। तो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्या मतलब है अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसके बाद फिफ्थ वन के बारे में बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या हुआ? स्टीरियो स्पेसिफिक लिखे यहाँ पे, स्टीरियो स्पेसिफिक।
स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें मतलब क्या हुआ, 100% इन्वर्जन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होगा, 100% इन्वर्जन टेक प्लेस कहता है। 100% इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, 100% इन्वर्जन होगा, इसे वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे अम्ब्रेला है ना, ये इसके छतरी हो गई। अब इसमें क्या है, ऐसे आपने ओपन किया, इसमें क्या हवा का झोंका आया, पलट गया, तो इसमें क्या सारी तीलियां, ऐसा नहीं कि एक दो तीली रुकेंगी, सारी तीलियां क्या हो जाएंगी, वापस अपोजिट साइड चली जाएंगी। आप उसको वापस खींच के लाओगे तब नॉर्मलाइज हो जाएगा। बात क्लियर है। तो जो ये रिएक्शन होता है 100% होगा। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन में कैसे समझेंगे, आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज दैट केमिकल रिएक्शन ये है, RCH2L है, न्यूक्लियोफाइल है। तो जब इसमें प्रोडक्ट लिखना होगा तो कैसे प्रोडक्ट होगा, इसमें जिधर से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, जिधर से लीविंग ग्रुप निकलेगा उसके ठीक भाई जाना कहां पे, इस कार्बन पे पहुंचना है। ये लिविंग ग्रुप कहां जुड़ा हुआ, कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल, ये बिगड़ा हुआ औलाद किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे ही न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है। तो इसमें क्या होगा, ठीक बैक साइड से, एग्जैक्टली जिधर से निकल रहा है, अगर उधर से ही न्यूक्लियोफाइल करेगा तो क्या होगा, टकरा जाएगा। एक दरवाजा है, आप निकल लो, सामने से कोई आ रहा है तो आपस में टकरा जाएंगे। लेकिन एक कोई दूसरा ऑप्शन है कि एक गेट से कोई निकल रहा है, एक दरवाजे से निकल रहा है, और पीछे साइड भी एक दरवाजा, वहां से लोग इंटर कर रहे हैं, है ना। यानी एक बैच छूट रहा है तो एक एग्जिट वाला है, तो एग्जिट वाले से लोग निकल रहे हैं और इन वाले से लोग अप्रोच करेंगे, ये हो जाएगा बैक साइड से अप्रोच करेगा RCH2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, आइए इसके बारे में कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक जान लीजिए। यूजुअली 2 स्टेप प्रोसेस होता है। समटाइम 2 स्टेप से ज्यादा 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो यहां पे लिखेंगे इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इसमें इंटरमीडिएट का बना, और इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन अगर इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट आल्सो पॉसिबल, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल, तो इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए तीसरा इसमें देखिए, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है जिसमें कि रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। 2 स्टेप प्रोसेस है। TS इज फॉर्म, TS का बनना होगा। तो एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, TS क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल स्टेट है ना, यानी किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी। जब वो एनर्जी मिल जाएगी तो वो जो स्टेट होता है वो एक्टिवेटेड स्टेट होता है, और एक्टिवेटेड स्टेट जिसके पास भी जाने की टेंडेंसी हो प्रोडक्ट में, तो वो एक्टिवेटेड स्टेट को ही बेसिकली हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा चाहे 1 स्टेप प्रोसेस हो या मल्टी स्टेप प्रोसेस हो। तो TS कितना होता है, कभी अगर TS पूछा है तो TS का नंबर होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्लस 1। जितने इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने अगर +1 कर देंगे तो उतने इसमें TS हो जाएगा, है ना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट +1, जितने उसमें इंटरमीडिएट बनने उसका +1 करेंगे तो वो TS पता चल जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन उससे पूछा जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है मतलब क्या हुआ, जो रेट की डिपेंडेंसी है वो केवल सबस्ट्रेट पे है। कैसे सबस्ट्रेट, वो भी आप रिएक्शन में आपको बताऊंगा, तो आप देख लीजिए। रेट की डिपेंडेंसी सबस्ट्रेट पे होगी। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक।
नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है ना, इसमें इसको जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। कहने का क्या मतलब है, आइए उसके बारे में बात करें। तो अगर केमिकल रिएक्शन हम लोग ले लें, मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें तो वो देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन एक लेते हैं, केमिकल रिएक्शन RCXY और इससे लीविंग ग्रुप अटैच है। इसके बाद यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, इससे जब रिलेट करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और साथ में लीविंग ग्रुप का निकलना होगा। अब इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी मैग्नेटिज्म मतलब ये कैसे रिएक्शन हो रही होगी इसमें। तो इसमें समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, है ना, समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कैसे रिएक्शन ये हो रही होगी। देखिए, जब सबस्ट्रेट को न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो SN1 के केस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वीक होता है ना, न्यूक्लियोफाइल वीक होता है। और SN2 के केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। तो बेसिकली दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक साइड क्या कार्बन है, सबस्ट्रेट में कार्बन तक पहुंचना होता है। न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन तक पहुंच जाए तो रिएक्शन। तो हर एक रिएक्शन का देखो दुनिया का हर इंसान चाहता है कम से कम काम करना चाहे, तो कोई भी रिएक्शन चाहे कि कम से कम स्टेबल प्रोसीड हो, है ना। मतलब अगर ऐसा रिएक्शन तो वो चाहेगा SN2 मैनर में हो, लेकिन SN2 मैनर होने के लिए कंडीशन उस पर होनी चाहिए। कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल तक पहुंच जाएगा। मतलब कहते हैं ना, लोग बोलते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, तो घर में घुस के मारने के लिए क्या, कलेजा होना चाहिए, है ना, अंदर से जिगरा होना चाहिए, तब आप मार सकते हो। तो वही चीज है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तब तो यहां तक घुस के मारेगा, मतलब इस कार्बन तक पहुंच जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, SN2 मैनर में एक स्टेप हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल सिंगल हड्डी है ना। देख के हवा अगर आ जाए, हवा आंधी आ जाए तो वैसे उड़ जाता है ये। तो अभी क्या है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाता है। इलेक्ट्रोफिलिक साइड जो कार्बन है, लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, यानी एक स्टेप प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच बन पाएगा। तो फिर क्या करता है, इसमें सबस्ट्रेट इसकी हेल्प करता है। सबस्ट्रेट पहले क्या करेगा, सबस्ट्रेट पहले, और साथ में क्या है, इसका सबस्ट्रेट क्या sp3 है, तो स्टेट के लिए हिंडर्ड भी है ये। तो अभी क्या कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है सबस्ट्रेट। कैसे बढ़ा रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल के एक तरीके से बोल सकते हैं हेल्प कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल की जब हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, आइए उसके बारे में समझते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, लीविंग ग्रुप यहां पर निकलेगा। जो पहला स्टेप होगा उसमें लीविंग ग्रुप निकलेगा। तो जब लीविंग ग्रुप निकलेगा तो अभी क्या होगा, कार्बन का हमेशा स्टेट चेंज हो गया, sp3 से sp2 में चला गया और लीविंग ग्रुप निकल गया। पहले स्टेप में क्या हुआ, लीविंग ग्रुप डिपार्ट किया, कार्बोकेटाइन का बनना, पहले sp3 हाइड्रोजन स्टेट था, इनके बीच का जो एंगल था कितना था, 109 डिग्री के अप्रॉक्स था। अभी ये कितना हो गया, 120 हो गया, 120 बॉन्ड एंगल हो गया। तो बताइए न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना यहां पर ज्यादा आसान होगा कि यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा, तो यहां पर पहुंचना स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर इसमें कम, तो यहाँ ज्यादा आसान है। पूछा जाए इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, इस कार्बन किसकी ज्यादा, नेट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो गई। तो अब यहां पर जो वीक न्यूक्लियोफाइल था, जो एक स्टेप में नहीं पहुंच पा रहा था, वो दूसरे स्टेप पहुंच जाएगा। ये स्टेप फास्ट स्टेप हुआ, मतलब RDS, नॉट RDX, RDS। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इसमें अप्रोच करेगा। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने की कितनी पॉसिबिलिटी है ना। अगर इस वाले लूप को फ्रंट लूप आप बोले, इस वाले को रियर लूप बोले, मतलब ये ऐसे समझ लो, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये x हो गया, y हो गया और ये r हो गया, राइट। और इसके पास दो लूप है, एक ऐसे लूप है और ये फ्रंट लूप है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक फ्रंट लूप हो गया ये, और इसके ठीक पीछे ऐसे ये आपका रियर वाला लूप हो गया। तो बात है, जो न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करे या इसको अप्रोच करे, और दोनों क्या वैकेंट है, तो 50% इधर भी प्रोबेबिलिटी होती है, 50% इधर भी प्रोबेबिलिटी होती है। दोनों तरफ इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा अगर फ्री कार्बोकेटाइन हो, है ना। तो दोनों तरफ ये अप्रोच कर सकता है, फ्रंट साइड और रियर साइड, दोनों साइड अप्रोच कर जाएगा।
तो ये रियर साइड का अप्रोचिंग बता रहा है, ये इधर का अप्रोचिंग बता रहा है। और इसमें क्या है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, इस पे निगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज होगा तो रिएक्शन करेक्ट बहुत फास्ट होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जिधर लीविंग ग्रुप अटैच था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल पहुंच जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, रियर साइड से करेगा तो पीछे आ जाएगा, जब पीछे आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जिधर से लीविंग ग्रुप निकल रहा उधर ही अगर अप्रोच करेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, और ठीक उसके अपोजिट साइड से भी कर सकता है, ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो बात आई स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हुआ क्या? स्पेसिफिक मतलब केवल स्पेसिफिक का नाम ही है कि केवल वही होना चाहिए, तो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं, कुछ भी इसमें ये वाला भी बनना है, वो वाला भी बनना है। अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो ये आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। बात है क्या, इसमें 100% रेशमाइजेशन। रेशमी मिक्सचर क्या होता है, रेशमी मिक्सचर होता है इक्वल अमाउंट ऑफ इनेंशियोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हो गए। क्या इक्वल अमाउंट में इन दोनों का बनना हो रहा होगा? तो आंसर है इक्वल अमाउंट में नहीं बनना होगा, है ना, इसमें इक्वल अमाउंट में नहीं बनना होगा। तो ये रिटेंशन वाला है और ये इन्वर्जन वाला है। तो इन्वर्जन का ज्यादा होगा रिटेंशन। यूजुअली क्या होता है, जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है वो डोमिनेटिंग होता है रिटेंशन वाले, इक्वल अमाउंट में होता है, ऐसा रिलेशन होता है। इन्वर्जन और रिटेंशन में इन्वर्जन लीड करता है, रिटेंशन नहीं होता है। तो जो परसेंटेज ऑफ रेशमाइजेशन होगा वो किस पे है, यानी ये वैल्यू इक्वल भी हो सकती है अगर हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन हो, जो कार्बोकैटायन बनना हो हाईली स्टेबल हो, यहां पर ये वाला कार्बन, तो इक्वल भी हो सकता है। यानी परसेंटेज ऑफ रेशमाइजेशन ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं। अब हम लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन इक्वल क्यों नहीं होते, क्योंकि यहां पर तो अगर हम लोग बात की जाए अटैकिंग प्रोबेबिलिटी, तब तो 50% यहां पे भी कर सकता है, 50% यहां भी कर सकता है। जब 50% प्रोबेबिलिटी होगी तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, और इक्वल अमाउंट पे होगा तो रेशमी मिक्सचर होगा। बट रेशमाइजेशन 100% टेक प्लेस नहीं करती। आइए इसके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, जब लीविंग ग्रुप निकलेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताइए, अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या अपोजिट चार्ज एक दूसरे का वेट करेंगे क्या, कि जब नेट चार्ज दूसरे पे आए तब दूसरा अपोजिट चार्ज उसको अप्रोच करे? नेवर। अपोजिट चार्ज जैसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा अप्रोचिंग और ज्यादा क्लोज होती जाएगी। तो वही चीज, जैसे जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। और न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना तो इसका मतलब जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उधर से तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा नहीं, अदरवाइज भगदड़ बढ़ जाएगा। ठीक उसके अपोजिट साइड से अप्रोच करना पहले स्टार्ट करना करेगा, इस वजह से ये वाला ज्यादा। और एक बार लिविंग ग्रुप निकल गया तो क्या हो जाएगा, फ्रंट साइड से अप्रोच करना भी स्टार्ट कर देगा, तो रिटेंशन। तो लिविंग ग्रुप जिधर से निकल रहा है वहां से न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच पहले से स्टार्ट हो जाता है। एक बार कार्बोकैटायन बन गया देन रियर साइड, मतलब जिधर से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा था उस डायरेक्शन से, यानी कि फ्रंट लोब से भी अप्रोच करना स्टार्ट कर जाएगा। और याद रखें, इसमें रेशमाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा रेशमाइजेशन का एक्सटेंड उतना ही जाता है। बट इन जनरल बात किया जाए इसमें इन्वर्जन लीड करता है, किसके रिस्पेक्ट में, रिटेंशन के रिस्पेक्ट। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, रिएक्शन प्रोग्रेस, और दूसरे पे पोटेंशियल एनर्जी ले लिया। एक स्टेप पे वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जीज और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस, है ना। इसमें क्या होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज एवरेज एनर्जी, रिएक्टिंग स्पीसीज चूंकि लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसमें क्या करना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक मिनिमम एनर्जी के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद क्या होगा, कार्बोकैटायन का यहाँ पर बनना हो गया, है ना। यहाँ पर क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि कार्बोकैटायन उसका बनना हो जाएगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अबाउट इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनना है,
क्योंकि इसमें जब मैक्सिमम हम लोग डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट क्या करता है, इसको स्टेबलाइज यानी चारों तरफ इसका नेगेटिव पोल सराउंड कर रहा है, उस नेगेटिव पोल को हटा के वहां पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये हीरो है और इसके चारों तरफ से पब्लिक घिरी हुई है, न्यूक्लियोफाइल को यहां पर पहुंचना है। तो पब्लिक को पहले हटाएगा बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से, ये जो सराउंडिंग उसको पहले हटाएगा, देन इसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस पे अप्रोच करेगा। तो हटाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। और एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत के बाद इसका क्या प्रोडक्ट का बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। एक टीएस ये बनना है और दूसरा टीएस, जितने इंटरमीडिएट होंगे +1 इसमें टीएस का बनना होगा। याद रखना इसमें 2 स्टेप प्रोसेस होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जहां पर यूजुअली बॉन्ड को ब्रेक करना पड़े, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, वो रेट डिटरमाइन। जो इसमें लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड बनना ब्रेक करना पड़ रहा है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये स्टेप क्या है, ये स्लो स्टेप हो गया। और जो स्लो स्टेप होता है बेसिकली वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्या होता है, बेसिकली वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो जो पहला स्टेप है जिसमें कि लीविंग ग्रुप डिपार्ट करता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सॉरी, मैक्सिमम ये लिखा हुआ है, ये स्लो स्टेप है ना। और पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है बेसिकली सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए कि वो SN1 रिएक्शन दे या फिर SN2 रिएक्शन दे, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आपका प्राइमरी सबस्ट्रेट, ये भी प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी। तो सबस्ट्रेट के बेसिस पे अगर आपको बताना है वेदर वो SN1 देगा या SN2 देगा तो आप कैसे बताएंगे, आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए SN2 के लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को पहुंचना कहां पे है, न्यूक्लियोफाइल को पहुंचना है इस कार्बन पे, इस कार्बन पे जिसपे कि लीविंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। तो अगर इस कार्बन पे पहुंचना है तो बताइए यहां पर हिंड्रेंस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हर देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अपना एक ड्रीम होता है कि कम से कम स्टेप, दैट इज 1 स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। लेकिन इसमें क्या है कि जहां से लीविंग ग्रुप नहीं, क्योंकि इसके अबाउट इसका हार्मोनिक स्टेट sp3 है, यहां पर बॉन्ड एंगल 1090 के अप्रॉक्स होगा। तो अगर ये स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, है ना, ये कार्बन स्टेरिकली हिंडर्ड, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये कार्बन कैसा हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन ये मधुमक्खियां यहाँ पर है ना, यहाँ पर पहुंचे तो काट लेंगे ये। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, या ऐसा बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना तब आसान नहीं होगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पे जब यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल नहीं पहुंच, तो कम से कम हिंड्रेंस अगर होगा तो न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना यहाँ पे होगा। तो सबसे कम हिंड्रेंस कहां पे, सबसे कम हिंड्रेंस इस वाले केस में, यानी कि एक स्टेप में प्रोडक्ट बनाने का प्रोबेबिलिटी, एक स्टेप का मतलब रिएक्टेंट का इस कार्बन, न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन तक पहुंचना है की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किस पे होगी, तो हिंड्रेंस सबसे ज्यादा इस पे कम है। और अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पहुंच गया तो प्रोडक्ट का बनना हो जाएगा मीन SN2। तो ये SN2 मैनर का ऑर्डर हो गया। SN2 मैनर का ऑर्डर क्या होगा, जिस भी कार्बन एटम से लीविंग ग्रुप अटैच्ड है वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए। तो अगर लेस हिंडर्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना। यहाँ पर एक CH3 आ गया, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप आ गया, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि ये 3 बल्कि ग्रुप से सराउंडेड, 3 एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है। तो ऐसे केस में अगर बल्की ग्रुप से सराउंडेड है तो न्यूक्लियोफाइल तो यहां पर पहुंच नहीं पाएगा। तो फिर क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 109 20 डिग्री और स्टेरिकली हिंडर्ड भी है, तो इनके बीच स्पेस ज्यादा हो जाए, सो दैट कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब कार्बोकैटायन बन जाए। और कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, कार्बोकैटायन बनेगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120, तो बॉन्ड एंगल 120 इधर हो जाए, तो 120 होने का मतलब कार्बोकैटायन का, और कार्बोकैटायन बनने का मतलब SN1 रिएक्शन होगा। तो SN1 रिएक्शन का रेट कैसा है, SN1 रिएक्शन का, एक बार इस चीज को फिर से समझ लीजिए, की पॉइंट है, आप कहीं गलती नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है
कार्बन जितना लेस हिंडर्ड होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना आसान होगा यानी वन स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर ये स्टेटिकली हिंडर्ड होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर पहुंच नहीं पाएगा, तो फिर उनके बीच का स्पेस बनाना, उनके बीच के एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे केस में लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन का बनना और उनके बीच का एंगल बढ़ जाएगा, अब न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना भी आसान हो जाएगा। तो ये एक जनरल आइडिया ये आपको याद रखिए। इसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मोर देन 99% रिएक्शन SN2 मैनर में, और इसमें मोर देन 99% रिएक्शन SN1 मैनर में होने की प्रोबेबिलिटी थी। और भी बहुत सारी कंडीशन, लेकिन केवल सबस्ट्रेट के बेसिस पे अगर बात करना तो ऐसी कंडीशन होल्ड हो रही है। सर्टेन सबस्ट्रेट डू नॉट परफॉर्म SN रिएक्शन। SN में क्या हो गया, SN1 भी आ गया और SN2 भी आ गया। SN का मतलब यहां पर SN1 और SN2। कुछ सबस्ट्रेट ऐसे हैं जिसमें कि SN रिएक्शन होती नहीं है ना। वो सबसे पहले हम लोग बात करें हेलोबेंजीन। अगर सबस्ट्रेट लीविंग ग्रुप यहां पर हो गया, सबस्ट्रेट में ऐसा सबस्ट्रेट हो यानी कि क्लोरोबेंजीन का Cl अगर या Br ले ले, क्लोरो फिलहाल ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये बेसिकली क्या होगा, क्लोरीन वगैरह हेलोजन वगैरह वो जिससे रेजोनेंस देगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये क्या हो जाएगा पार्शियल। चलो इसको मैं हेलोजन किए दे रहा हूं, तो ये लोन पे इससे रेजोनेंस लेगा, तो ये क्या है बेसिकली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का हो गया। तो इसको तोड़ना, क्योंकि यहां पर क्या सब में प्योर सिंगल बॉन्ड है और यहां पर क्या पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से तोड़ना डिफिकल्ट हो गया, एक फैक्टर। और उससे भी बड़ा फैक्टर क्या है, उससे बड़ा फैक्टर देखिए, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बन जाएगा तो जो भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर पहुंचे उसको करंट लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जब यहां अप्रोच करता है तो उसमें रिपल्शन फोर्स लगता है। तो इसमें क्या होता है, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेंजीन रिंग। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल यानी कि अगर किसी भी रीजन तक यहां पर पहुंच भी जाए तो रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये इतना इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच के बीच रिपल्शन फोर्स इसमें दो फैक्टर है, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उससे भी बड़ा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन के बीच रिपल्शन फोर्स वर्क करता है, ये रीजन यहां तक नहीं पहुंच पाता है। सेम यहां पर दूसरी चीज है, अगर इस तरीके का केस है तो यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तीसरे हम लोग बात करें, अगर ऐसा केस है एल्काइल फ्लोराइड है, तो यहां पर ये जो फ्लोरीन है ये बिगड़ा हुआ नहीं है, समझदार बच्चा है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलता ही नहीं है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलता ही नहीं है। ये वेरी पुअर लीविंग ग्रुप है, वेरी पुअर एलजी। चाहे एक स्टेप बात करें, दो स्टेप, क्योंकि देखो लीविंग ग्रुप नहीं निकलेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप नहीं हटेगा तो फिर यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो ना तो ये SN1 देता है और ना ही SN2, याद रखना, ना ये SN1 देता है और ना ही ये SN2, इन दोनों में से किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं देता, ना SN1 ना SN2 देता है। इसी तरीके से फोर्थ वन देखिए, अगर कुछ इस तरीके का केस है ना, यहां पर हेलोजन अटैच है, तो ये क्या होगा स्टैटिकली, इसमें क्या ज्योमेट्री फिक्स है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड में ज्योमेट्री फिक्स है। ये वाला एक्स यहां से अगर निकलेगा तो ब्रेड रूल के हिसाब से, ब्रेड रूल क्या बोलता है, ब्रेड रूल ये बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन एटम का हेबेसर स्टेट sp2 नहीं हो सकता है। अगर सपोज दैट ये SN1 रिएक्शन में SN1 मैनर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्रिज हेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, ब्रेड रूल वायलेट करेगा, इसलिए SN1 रिएक्शन तो होगा नहीं। फिर से समझ लीजिए,
अगर ब्रिजेट पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो वहां पर SN1 मैंने रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा, उसका एब्रेसिव स्टेट sp2 आ जाएगा। sp2 आ जाएगा जो कि ब्रेड रूल वायलेट करेगा। रिजिड ज्योमेट्री में किसी तरीके कोई चेंज पॉसिबल नहीं। SN2 मैंने किसने बोला कि भाई इसमें कार्बोकेटायन मत बनो, एक स्टेप में करा दो। तो जो TS बनता है वो कैसा होता है? SN2 मैंने TS उसमें कार्बन का हाइब्रिड स्टेट कैसा है मैंने अभी बताया था, sp2 हो जाता है, एक प्लेन में आ जाता है। 3D है, sp3 में कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। sp3 में कोई चेंज पॉसिबल नहीं, मतलब sp2 में कन्वर्ट, भले ही वो हाइपोथेटिकल स्टेट में वो sp2 में कन्वर्ट हो रहा हो। तो ये वाला चूंकि यहां पर भी sp3 sp2 में जाता, मैंने आपको शुरू में ही बताया है, इस वजह से यहां पर भी ज्योमेट्री में चेंज नहीं। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। SN1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में इन सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको देनी है। तो SN1 में आपको किन चीजों का ध्यान में रखना होता है, किन बातों का ध्यान में रखना होता है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। जो स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। चलिए, इन तीनों में से सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड। 3 मेंबर्ड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो और ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा। जबकि 5 मेंबर्ड में स्ट्रेन भी कम है, रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड SN1 रिएक्शन ऐसा हो जाएगा। इन तीन में कंपेयर करना है, SN1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? फिर से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज होगा, 4 इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव, जबकि यहाँ पर इसके लोन पेयर से रेजोनेंस, इसके लोन पेयर से रेजोनेंस। हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो उससे सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज होगा, लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग भी आप बोल सकते हैं। अब बात है ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा स्टेबलाइज करता है? तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन यानी जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास लोन पेयर होगा उसका डोनेट करना उतना ही ज्यादा आसान होगा, यानी बैक बॉन्डिंग ज्यादा बेटर इसमें होगी, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इसमें। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर वो, फिर जो, है ना, रियल रेजोनेंस, देन इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली थर्ड वन के बारे में बात किया जाए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे लीस्ट, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक। हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट का बनना होगा, तो ये तो लीस्ट रिएक्टिव है ना, यानी कि 4 नंबर ये है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो चेक करें, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इससे रेजोनेंस लेगा, पॉजिटिव चार्ज इससे रेजोनेंस ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस, इस पर वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कर लेगा। यहां पर भी कॉमन बात है, पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन से लोन पेयर मिलना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से ज्यादा आसान है, इस वजह से उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा, देन इसके बाद ये, यानी ऐसा ऑर्डर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट में यहां पर जो कार्बोकेटायन है बना लीजिए, उसकी स्टेबिलिटी चेक करिए। तो स्टेबिलिटी यहां पर किसमें है? +H हाइपर कंजुगेशन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन और 0 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लीस्ट स्टेबल लास्ट वाला हो जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा? ये वाला होगा, लीस्ट स्टेबल ये। हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वन में। फिफ्थ वन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? तो फिफ्थ में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कौन सा आयन? याद करिए, मैंने आपको बताया था, ट्रोपाइलियम आयन। जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बने, इसलिए मोस्ट एक्टिव हो गया। अब देखो इसमें रेजोनेंस तो मतलब एरोमेटाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आया तो उससे रेजोनेंस ले लेगा, साथ में 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन भी है, रेजोनेंस में भी है, इस वजह से ऐसा ऑर्डर हो जाएगा SN1 की। अगर हम लोग रिएक्टिविटी इन तीन में अगर आपको कंपेयर करना है, पॉजिटिव चार्ज इससे रेजोनेंस ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग कर लेगा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा बड़ा फैक्टर है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट ये, सेकेंड, और अभी मैंने बताया था कुछ रिएक्टिंग स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ऐसा ही, क्योंकि यहाँ का लोन पेयर इससे रेजोनेंस लेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, और साथ में इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इस
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल को पहुंचना डिफिकल्ट, इसलिए रेट में सबसे लीस्ट ही हो जाएगा। 7th वन के बारे में बात करें, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, इसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज H यहां से शिफ्ट होकर यहां पे जाएगा, अरेंजमेंट होगा तो एरोमेटाइज होगा। ऐसे 3 रिंग है, एक तो टर्सरी मिल रहा है, इसके बाद 3 रिंग है जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहा है। वही चीज हम लोग यहां पर बात करें, इसमें ऐसे कितने रिंग है, पॉजिटिव चार्ज आया, इसके बाद वो पॉजिटिव चार्ज इससे अरेंजमेंट लेगा ऐसा कार्बोकेटाइन और ये सब, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा होगा। सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर फिर इसके बाद इस वाले केस में। बात क्लियर है। 8 के बारे में बात किया जाए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज अल्फा हाइड्रोजन इधर साथ में क्या इससे रेजोनेंस में ले रहा है, इसमें आ जाते हैं और इसमें कंपेयर करें, अल्फा हाइड्रोजन नंबर चेक करें, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा 3 2 5 3 1 4 और 2 6, यहां पर आएगा तो 2 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस प्लस 3 1 4 5 अल्फा हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऐसा होता है। 9th वन के बारे में बात किया जाए, सबसे ज्यादा तो लीस्ट कौन होगा, बेल्ट रूल के हिसाब से इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा रिंग है तो बेल्ट रूल के हिसाब से ये कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, रिएक्शन ही नहीं देगा। इन दोनों में से बात की जाए, अल्फा हाइड्रोजन नंबर 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 3 6 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, सबसे लास्ट में ये होगा। 10th वन के बारे में बात करें, 10th वन में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस ले लेगा। बात क्लियर है, इसलिए मोस्ट ही हो जाए। बाकी सारे केस में क्या है, 4 अल्फा हाइड्रोजन सारे कॉमन हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन माइनस आई देगा, डिस्टेबलाइज करेगा, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी तो इससे लेस है, क्योंकि माइनस आई देगा तो कार्बोकेटाइन डिस्टेबलाइज हो, इसलिए इन दोनों की रिएक्टिविटी इस वाले से लेस है, तो फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा। जितने पास में ऑक्सीजन हो माइनस आई देगा, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तो 3 नंबर और लास्ट में 4 नंबर। बात क्लियर है। में रिएक्टिविटी ऑर्डर देनी है ना, SN2 के रिस्पेक्ट में, तो SN2 में क्या होगा, 1 स्टेप प्रोसेस होगा, कार्बोकेटाइन तो बनना होगा नहीं, तो आपको चेक करना है जिस कार्बन एटम पे लीविंग ग्रुप अटैच है, एक तो उस कार्बन के अबाउट क्राउडिंग कम से कम हो, एज वेल एज उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम हो। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, सारे में 1 डिग्री है, सारे में 1 डिग्री है, ठीक है, तो याद रखिएगा अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए, इसके बाद डायरेक्टली अटैच कार्बन भी लेस क्राउडिंग होना चाहिए, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच पहुंचेगा तो यहां पर जो कार्बन एटम इसका रोल आएगा। तो देखिए इस वाले केस में यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो यहां पर 3 बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहां पर पहुंचने को हिंडर करेगा, जबकि यहां पर ऐसे 2 है, यहां पर 1 है, तो सबसे आसानी पे यहां पहुंचे। सारे में कॉमन बात क्या है, 1 डिग्री, लेकिन साथ में बीटा कार्बन जो होना चाहिए वो भी बल्कियर ग्रुप से फ्री होना चाहिए, तो ये केस है। इसके बाद सबसे ज्यादा हिंड्रेंस यहां पर मिलेगा, तो अल्फा के साथ साथ बीटा पोजीशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम बल्कियर ग्रुप। सेकंड के बारे में बात करें तो सेकंड में चेक करिए, इसमें चूंकि कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, तो जो माइनस वाला ग्रुप होगा, माइनस वाला ग्रुप क्या करेगा, माइनस आई वाला ग्रुप पॉजिटिव चार्ज से मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। जिस कार्बन एटम से लीविंग ग्रुप अटैच है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन बढ़ाएगा, माइनस आई वाला। रेजोनेंस कब होता है, जब नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर माइनस आई का रूल होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होता है, इसका होता है। फिर इसके बाद Cl का, फिर बेंजीन का, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये। अब इन दोनों में ही क्या हो रहा है, OMeV इसमें ऑर्डर में, सॉरी सबसे पहले नंबर पे तो ये होगा, इसको आप इस तरीके से अरेंज करें, देखिए सबसे एक नंबर पे ये हुआ, फिर दूसरे नंबर पे कौन होगा, माइनस आई देता है, और Cl भी माइनस आई देता है, माइनस आई किसका ज्यादा इफेक्टिव, इसका ज्यादा इफेक्टिव, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। 3 नंबर पे ये हो जाएगा, 4 नंबर पे ये हो जाएगा, इसका 5, क्योंकि ये क्या करेगा, प्लस आई देता है और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये 5 नंबर में आ जाएगा, है ना। बात क्लियर है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी आई में माइनस आई जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उस पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जनरेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, SN2 के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी।
इनमें कंपेयर किया जाए, यहां पर इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज का, तो ये जो ग्रुप अटैच है -CN -I, ट्रिपली बॉन्डेड -I, डबली बॉन्डेड -I, सबसे स्ट्रॉन्ग -I कौन देगा? CN कहीं पहले रखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर तीसरा नंबर SN2 के रिस्पेक्ट में। इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आइए उसके बारे में बात किया जाए। तो देखो इसमें 3 ऐसे ग्रुप जो कि -I दे रहे, -I दे रहे, -I दे रहे, तो -I देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करना ज्यादा आसान होगा, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। फिर इसके बाद एक ही माइनस वाला ग्रुप, और यहाँ पर तो प्लस वाले सारे ग्रुप है। इसमें चेक किया जाए, यहां पर भी -I और वहां पर ये तो लीस्ट रिएक्टिव होगा ना, 4 नंबर ये लीस्ट रिएक्टिव। क्यों लीस्ट रिएक्टिव है? बिकॉज यहां पर ये तो डबल बॉन्ड, इससे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट इलेक्ट्रॉन है, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, SN1 SN2 दोनों नहीं देगा। हाँ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कुछ देर पहले SN1 के बारे में पढ़ा था, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, SN2 के बारे में जिसका -I ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसका -I ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन इसलिए हो जाएगा। और यहां पर तो सारे प्लस वाले ग्रुप है, जबकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 6 नंबर के बारे में बात करें तो 6 नंबर में चेक करें, अल्फा का फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, इसके रिस्पेक्ट में लिविंग ग्रुप से डायरेक्टली अल्फा बीटा। अगर अल्फा से डायरेक्टली अटैच कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड कीटोन, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती टुवर्ड SN2, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्बोटाइन तो फॉर्मेशन करेगा नहीं, कार्बोटाइन बनने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस से लेगा, हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब स्टेबिलिटी सबसे कम है, और ये वाला ग्रुप -I देगा, वेरी स्ट्रॉन्ग -I देगा, तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद ये -I देगा, फिर इसके बाद इसका -I, तो -I पावर आप चेक कर ले, -I का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग -I, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। याद रखना, SN2 रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसका रेट बहुत ही, जेईई में क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है, तो उसका रेट बहुत ज्यादा होगा। इन दोनों में कंपेयर, इसके बाद इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देना है, तो देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, सबसे लास्ट में क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग सबसे ज्यादा इसमें, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। यहाँ पे बात क्लियर है? तो प्राइमरी इसेंशियल कंडीशन नहीं, प्राइमरी, ये सारे प्राइमरी ही देखो, प्राइमरी के साथ साथ उस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी देखो, प्राइमरी तो ये भी है, क्राउडिंग सबसे कम है, लेकिन इस पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने वाले फैक्टर कौन से हैं? -I, सबसे ज्यादा इस पे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एथाइल क्लोराइड के रिस्पेक्ट में कितने सबस्ट्रेट ऐसे हैं जिसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होगी? इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो यहां पर ये तो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी सेकेंडरी, वैसे क्राउडिंग ज्यादा होगी, वैसे ही क्राउडिंग ज्यादा, इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इस वाले से ज्यादा, क्योंकि -I देगा, तो यस ये वाला होगा। यहां पर इस पे पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इस वाले पे -I देगा, यस ये भी होगा। इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अगर हम लोग कर लें तो -I और ज्यादा दे देगा, ये भी हो जाएगा। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बेंजीन इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल तो पहुंचेगा, उसको करंट लग जाएगा। बात क्लियर है? इसके बाद लगा शॉक लगा, वहां पे हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा। हाँ, इसके बाद इनकी बात किया जाए, यस प्राइमरी के साथ साथ -I वाला ग्रुप अटैच है, यस इसकी रिएक्टिविटी मच ग्रेटर होगी, उसके रिस्पेक्ट में ये भी आ जाएगा। फिर से इसमें रिएक्टिविटी माइनस वाला ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी उससे मच ग्रेटर होगा, रिएक्टिविटी उससे मच ग्रेटर होगा। एथाइल ब्रोमाइड यहाँ पे, अब एथाइल वाला पार्ट तो लिवेबिलिटी ऑर्डर है। लिवेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा I की लीविंग टेंडेंसी होती है, फिर Br, फिर Cl, और फिर इसके बाद लीस्ट होता है फ्लोरीन, ऑलमोस्ट फ्लोरीन निकलते नहीं है। तो लीविंग टेंडेंसी के बारे में बात करें, लिवेबिलिटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बाद। तो फिलहाल Br I की लिवेबिलिटी Cl से ज्यादा है, इसमें से ये दोनों ही एथाइल क्लोराइड से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। आइए इनमें कंपेयर करते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें मिल रहा होगा? इसमें, और सबसे एक नंबर में। फिर इसके बाद I धीरे धीरे कम होता जाएगा, सबसे कम हो गया, और यहाँ पे तो कोई सारे प्लस वाला फैक्टर है। इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, -I वाला फैक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उससे कम, और सबसे यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा है। इनमें कंपेयर करते हैं। अगेन कॉमन बात है, सारे में सेकेंडरी, ये कॉमन। अनकॉमन बात क्या है? ये दो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
माइनस आई बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज वेटेड बढ़ाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड का माइनस आई पावर ज्यादा होगा एक डबल बॉन्ड से, तो ऐसा हो जाएगा। प्राइमरी सारे फैक्टर कॉमन है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वेटेड किस पे ज्यादा होगा, तो हम लोग बोलेंगे जिस पे माइनस आई वाला ग्रुप। कॉमन फैक्टर डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट, उससे आंसर नहीं मिल रहा है। माइनस आई देगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसके रेट ज्यादा होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो एमंग में अगर एक्स के प्लेस पे डिफरेंट हेलोजन है, FCl BrI, तो इसमें SN1 के रिस्पेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे जैसे लिविंग बढ़ती जाएगी रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ती जाएगी, ऐसा होता जाएगा। अब इसमें लिविंग ग्रुप के SN1 के रिस्पेक्ट में अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर बतानी है, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री मोस्ट स्टेटिकली हिंडर्ड है, और साथ में 3 डिग्री बनेगा सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन। फिर इसके बाद इसमें कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, लीस्ट स्टेबल, इनमें कंपेयर किए जाए। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली अनस्टेबल कार्बन, एंटी एरोमेटिक, इसमें से लीस्ट एक्टिव, ये 3 हो जाएगा। मोस्ट एक्टिव कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस सिस्टम राइज होगा मोस्ट एक्टिव। यहां पर रेजोनेंस जो है सिंपल अल्फा हाइड्रोजन से मिलेगा, तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। इसकी इनमें कंपेयर करते हैं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो ब्रेटोल को वायलेट करेगा, इसलिए यहां पर तो पॉसिबल लीस्ट एक्टिव तो ये वाला हो जाएगा ना, लीस्ट एक्टिव 3 नंबर में दिया है। मोस्ट एक्टिव कौन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, इसलिए मोर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो ब्रिज हेड तो नहीं, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना, 0 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, तो ये 2 नंबर 1 2 3। इनमें कंपेयर किया जाए, देखो ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये भी 3 डिग्री है। देखिए जब स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंडर्स मैंने आपको बताया था, दीवार मूवी का अमिताभ बच्चन, मतलब क्या हुआ, हम भी वो है जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वही से स्टार्ट होती है, बाकी सारे फैक्टर साइड में। तो यहां पर एक्सट्रीमली लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपस में टकरा रहे हैं, तो ये खुद ही चाह रहे हैं कि Cl यहां से निकल जाए, मतलब Cl डिपार्ट बढ़ जाए तो कार्बोकैटायन बन जाएगा, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये तीनों मिलकर निकाल ले, बाकी यहां पर अदर फैक्टर क्या है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, फिर इसके बाद ये यहां पर ये तीनों मिलकर इसको निकालेंगे, जबकि यहां पर तीनों मिलकर इसको निकालना है। तो निकालने की वजह से भगा रहे, इसको भगाओ यहाँ पे, इसके वजह से सिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो तीनों ये ग्रुप मिलकर इसको भगा रहे हैं, इस वजह से इसकी रिएक्टिव एक्स्ट्रा इसमें SN1 के फेवर मिल जाता है, इस वजह से इन दोनों में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं, स्टेरिक स्टेट की वजह से इस Cl को भगाया जा रहा है, सो दैट की सिस्टम स्टेबल हो। इन दोनों के बारे में बात किया जाए, 1-4 पोजीशन पे अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा है, AA या EE के बारे में बात किया जाए, ये क्या होता है, ये सिस वाला, ये बेसिकली क्या सिस है, और एक A है और दूसरा E है, या एक A है दूसरा E है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। तो बात है ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम से स्टेबल होगा, तो E ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे। तो अभी Br और ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेजेंट है, हिंड्रेंस इसमें जो नॉन बॉन्डिंग रिपल्शन फोर्स होता है वो कम होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्फर्मेशनल साइक्लोहेक्सेन का, तो उसमें आप याद करिए चेयर का, तो इसमें इक्वेटोरियल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, इसमें कोई ना कोई एक ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा, रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी, ऐसा ऑर्डर हो जाए। इन दोनों में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, ये SN1 के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर है, SN1 के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये भी SN1 के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी। इन दोनों में बात की जाए, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, तो डांसिंग रेजोनेंस, जबकि यहाँ पर 5 मेंबर्ड डांसिंग रेजोनेंस नहीं दे पाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो। इन दोनों में कंपेयर किया जाए कौन ज्यादा होगा, तो इन दोनों में ये तो Cl पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ले रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस लेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये SN1 के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर है।